ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक, हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में आज आप सभी दर्शकों के बीच एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो बिहार के सबसे युवा पैक्स अध्यक्ष बनने का गौरव पाए हैं, साथ ही साथ मटिहानी विधानसभा के युवा कांग्रेस महासचिव हैं। तो आइए मिलते हैं राहुल कुमार से। नमस्कार राहुल जी, के स्टूडियो में आपका बहुत नमस्कार गौरव जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और केवी स्टूडियो के और बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर रोशन सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें इस स्टूडियो में बुलाकर अब हमारा विचार और हमें क्षेत्र के बारे में जानने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे तो राहुल जी आप बिहार के सबसे युवा पैक्स अध्यक्ष बनने का गौरव पाए हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि आज यहाँ से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा नाम राहुल कुमार है और तो मैं पहले बता चुका, मैं बिहार के सबसे युवा पैक्स अध्यक्ष हूँ और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूँ। और मैं अपने परिवार के बारे में बताऊँ, मैं एक किसान परिवार से और मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार में सब किसान लोग हैं। और मेरा एक ही परिचय है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय बिहार के इसी स्वर्गीय रामजी राय पहलवान बिहार के जाने माने कुश्ती पहलवान थे और उनके सरकार के द्वारा उन्हें बिहार केसरी का उपाधि प्राप्त हुआ था। और पंजाब से आए हुए पहलवान को उन्होंने मटिहानी का एक फील्ड है, जाने माने फील्ड हैं, वहाँ वो कुश्ती लड़े थे और पंजाब से आए हुए पहलवान को पटकने देकर बिहार का केसरी का उपाधि प्राप्त किया था। अच्छा, आपके दादाजी बिहार केसरी का उपाधि प्राप्त किए पहलवानी में, पहलवानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहलवानी तो पहले पहलवानी एक ग्रामीण लेवल का था, क्योंकि पहले जो ये कुश्ती जो होती थी ना, अखाड़ा जो होता था, हमारी ताकत का हमें एहसास कराता था। यानी एक हर गांव में ये ना बहुत बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। तो आज इसमें आज इसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। पहले गांव में अखाड़ा होता था, आज रिंग हो गया है। तो पहलवानी को लेकर क्या सोचते हैं आप? पहलवानी सिर्फ पहले बल ताकत की आजमाइश होती थी, अब टेक्निकल हो चुकी है। अब टेक्निकल में ज़्यादा लोग इसमें सक्रिय से भाग नहीं ले पा रहे हैं। पहलवानी में सिर्फ 2 राज्य इसमें सक्रिय रूप से भी भाग लिए हैं, हरियाणा और पंजाब। इसमें बिहार पहले चढ़-बढ़ हिस्सा लेता है, लेकिन बिहार इसमें पिछड़ रहा है और पंजाब और हरियाणा इसमें चढ़-बढ़ हिस्सा ले। टेक्निकल चीज़ में हम बिहार पिछड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार में अच्छे पहलवान हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि दादाजी बहुत अच्छे पहलवान थे, उस तरह के पहलवान आज भी हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है? मतलब परिवार से उनको प्रोसेस नहीं मिलता है। हमारे दादाजी जो थे वो 2 भाई थे, 2 भाई थे, जिसमें हमारे जो दादाजी के भाई थे उनको घर का कोई काम नहीं करने देते थे। सिर्फ उनको कहते थे आप पहलवानी कीजिए और हमारे घर का नाम और समाज का नाम, बेगूसराय का नाम रोशन पूरे बिहार में कीजिए, सिर्फ एक चीज। और इस समय मतलब पारिवारिक स्थिति ऐसा है, बेरोजगारी ऐसी है जो परिवार को कोई साल 2 साल या 5 साल कोई अपने मतलब बच्चे को किसी रूप में बेरोजगार देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कमाए और परिवार को देखे। इस समय ये भिन्नता होगी, ये दिक्कत हो रहा है। अच्छा, आप राजनीति में आ गए, कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा है अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है अवसरों में को तलाशता है, जाना चाहता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को छोड़कर आपने अपना भविष्य राजनीति की ओर मोड़ लिया। तो राजनीति में आने का जो निर्णय कहाँ से हुआ? देखिए, हमेशा हमें सोशल वर्क में हमें और लोगों के बीच रहने का हमें अच्छा लगता था। 2014 में मैं मैट्रिक जब पास किया था, 2016 में जब इंटर में मैं पास किया था, तो मैं स्कूल के ही जीवन में मैं लोगों के बीच रहने में हमें अच्छा लगता था। हमारे घर के लोग और हमारे मतलब जो कुटुंब परिवार जो कहते हैं पड़ोसी थे, वो चाहते थे कि हम आप लंबे हैं, स्पूट हैं, पहलवान परिवार से बिलोंग करते, आप पुलिस लाइन में जाइए, डिफेंस कीजिए, डिफेंस लाइन। लेकिन हमें उस चीज़ में रुचि नहीं थी। हमें लोगों के बीच रहने, सामाजिक कार्यों में चढ़-बढ़ के हिस्सा लेने की इच्छा थी। आपके अंदर बस शुरू से ही ना लीडरशिप था, स्कूली लाइफ में आपने लीडरशिप। जी। अच्छा, ये प्रेरणा राजनीति में आने की प्रेरणा किन से मिली? देखिए, हमें तो कोई मतलब गुरु ने कि हमारे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ किसान परिवार के कोई राजनीतिक जीवन में नहीं, लेकिन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज में रखे समाज के निचले वर्ग के, पिछड़े वर्ग के एवं शोषित वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हमें राजनीतिक में। अच्छा,
राजनीति को लेकर परिवार का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि हमारा बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखा है मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ आपको कि हमारे परिवार भी सोचते हैं कि राजनीति हमारी मतलब हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए जो करते हैं, मतलब उनका वो पॉजिटिव सपोर्ट नहीं हो पाता। वो अपने बच्चे को अन्य क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डिफेंस में या किसी सेवा में जाना चाहते हैं। लेकिन आपके परिवार ने आपको कितना सपोर्ट किया राजनीति में आने के लिए? हर परिवार का सपना होता है कि उसका बच्चा कोई सरकारी जॉब ले। हर परिवार, मेरे पिता माता पिता का भी सपना था कि मेरा बेटा कोई डिफेंस लाइन में जाए, कोई जॉब करे, अच्छा सरकारी नौकरी ले। लेकिन जब मैं उस रुचि हम परिवार को नहीं दिखा और राजनीतिक जीवन में मेरा रुचि दिखा, तो मेरे जब 2019 में कोऑपरेटिव का चुनाव या पैक्स अध्यक्ष का चुनाव, तो हम शुरू से ही मतलब चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। तो हमारे पिताजी को भी हमने एक दो बार बोला कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो परिवार के लिए भी सपोर्ट हमको मिला। मैं सिर्फ युवा हैं और हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम चुनाव जीतने की हमारी ताकत नहीं थी, ये हम मानते हैं अपने आप को। हम अपने चुनाव थे आप राजनीति में? हाँ, चुनाव जीते अब अपने परिवार की वजह से। हमारे परिवार और कुछ हमारे सहयोगी, बड़ी सहयोगी कुछ हैं हमारे पंचायत में, जो उनके सहयोग से आपका मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन, उनके सहयोग और परिवार के सहयोग से हम इस युद्ध कहिए, महायुद्ध कहिए, जिस व्यक्ति को मतलब हम चुनाव के आगे में गए थे, वो हमसे 20 साल 25 साल और 40 साल से राजनीति में थे, उस व्यक्ति को हमने चुनाव में पटकने दी है। बहुत बड़ी बात है कि जो एक लंबे समय से चुनाव में आप सक्रिय थे, उनकी उस क्षेत्र में धाक थी, आपने उन्हें हराया जी। तो कैसा लगा जब आप पहली बार चुनाव में आए, युवा पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप मनोनीत किए गए, चुन के आए, तो कैसा लगा आपको? देखिए, जब चुनाव मतलब प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों को लगता था मैदान में घूमते हैं, वोट मांगते हैं, तो थोड़ा लगता था वो अच्छी बात है, हम भी कर सकते थे। लेकिन जब जाते थे तो थोड़ा मतलब लाज टाइप नहीं होता है कि शुरुआती जीवन था, लगता था। लेकिन उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हमको कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे सहयोगी, एक विशेषज्ञ जी हैं, उनके मार्गदर्शन से वो हमको खींच के ले जाते, चलो मतलब चलिए वोट मांगिए, तब ना किसी को कहिएगा तब आपको देगा। तब मतलब शुरुआती हम जनता भी जब जाने लगे तो अच्छा लगने लगा। और थोड़ा चुनाव एक मनोरंजन होता है, चुनाव एक लत होता है, लग गया, जनता भी आपको प्यार देने लगी। जब जाने लगे तो हमें अच्छा सपोर्ट मिला। उस व्यक्ति के विरुद्ध हम चुनाव लड़ रहे थे जो 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष थे, और अच्छे व्यक्ति उनके खिलाफ लड़े, फिर भी उनकी पटकने नहीं दी गई, लेकिन उनको झड़ा दिया। लेकिन हम और 3-4 उम्मीदवार हर साल लड़ते थे, लेकिन इस बार हम 2 ही उम्मीदवार लड़े और अच्छे से लड़े, और 31 वोट से हम चुनाव जीते, और जनता के पूरे पंचायत की जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। ये हमें गौरव, पूरे सबसे ज़्यादा हम पूरे पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसने छोटे उम्र में हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप आगे भी आप राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते रहें, आगे भी मुकाम बनाते रहें। अच्छा, पैक्स जिसका आप जिक्र कर रहे थे बार बार कि युवा पैक्स अध्यक्ष आप चुन के आए हैं, तो पैक्स का क्या कार्य है? पैक्स के किसान के लिए पैक्स है, कोऑपरेटिव का एक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है उसका एक अंग है पैक्स। इसका एक कार्य है कि केसीसी, मेन केसीसी है, और केसीसी हुआ, जीवन बीमा हो गया, और यही सब था। 2-3 काम, खाद का आप व्यवसाय कर सकते हैं। और केसीसी तो इस समय, जैसे पैक्स में ऐसा देखा गया कि वो किसान से अनाज लेता है, फिर उनको उचित दाम पर उसका हाँ, उस समय सरकार के कुछ लाचार व्यवस्था ने किसान को, और पैक्स अध्यक्ष अब हिम्मत नहीं उठा पाते कि हम किसान से अनाज लें। उस सरकारी रेट तो फिक्स रहता है, लेकिन बिचौलिए जो बीच में हैं वो कुछ रेट में ले लेते हैं और सरकार को दे देते हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए भी किया कि अभी देखिए कि मक्का को लेके, जो कि हमारा क्षेत्र मक्का उत्पादन में बहुत आगे है, तो मक्के का जो मूल्य निर्धारित किया गया था 18 रुपये के आसपास का, आप चूंकि अध्यक्ष हैं आपको ज़्यादा जानकारी हो इस चीज़ की, लेकिन आज जो है किसान का जो मक्का का मूल्य है वो 900 से 1000 के बीच में, यानी 9 रुपये 10 रुपये के भाव से बिक रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि किसान उस मक्के को अपना रखने को मजबूर है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है। तो इसमें पैक्स की क्या भूमिका रह जाती है? देखिए, पैक्स को सरकार दबा रही है, ये वर्तमान सरकार पैक्स को दबा रही है। सरकार पैक्स को कुछ काम करने नहीं दे रही है, वो बिचौलियों के हाथ में सब चीज़ करने दे रही है। और मक्का, जैसे गेहूं की बात कर रहे हैं, पिछले साल मक्का 2122 रुपये थी, और इस साल उसका आधा 900 रुपये 800 रुपये हो गई है। और किसान के उपजाए हुए चीज़ दाम घट रहे हैं, और बिजनेसमैन के बनाए हुए चीज के दाम बढ़ रहे हैं। और उसी मक्के को पॉपकॉर्न के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है, अच्छे रेट में मिल रहे हैं। तो सरकार किसानों की हालत खराब करती जा रही है। उसकी सरकार कहते हैं कि आय दुगना कर देते हैं, और उसका क्या 16 रुपये 14 रुपये गेहूँ मिल रही है, 9 रुपये 8 रुपये, उसको उपज का दाम नहीं मिल रहा है सरकार को।
सरकार किसानों की हाथ एकदम बस से बेहतर कर रही है, किसान के बारे में नहीं सोचे। यह सरकार जो वर्तमान सरकार पूंजीपति की सरकार है। अच्छा, किसान के बारे में आपने जिक्र किया, किसान अन्नदाता है, संपूर्ण देश का पेट भरता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सबसे बदहाल स्थिति आज भी किसान की है। जिसकी बात आपने जिक्र की, जो पूंजीपति लोग हैं या जिन्होंने भी कॉर्पोरेट परिवार से आते हैं, मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो, सिगरेट तंबाकू की कंपनी हो, शराब बनाने वाली कंपनी हो, या जितनी आधुनिकताएं हैं, उनको जो बाजार देता है वो सारे अरबपति करोड़पति हैं। लेकिन इन सब के बिना यूं कहें, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमारे जीवन में जरूरी है, आधुनिकता जरूरी है, लेकिन इनके बिना मानव जीवन संभव है। लेकिन जो अन्न जिसके बिना हम नहीं जी सकते, कोई भी नहीं जी सकता, मानव जीवन अधूरा है, संभव ही नहीं है, उस अन्नदाता का हाल सबसे खराब है, जो कि असली देवता धरती के वही है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं और कैसी उनकी इस दयनीय स्थिति पे आप कैसे सुधार लाया जा सकता है? देखिए, ये हम कहेंगे कि आज की सरकार ने, ये सरकार की बेहतर हालत के लिए किसान की, ये गलत है। ये सरकार, ये पूर्व की सरकार ने किसानों के प्रति किसी की सोच बनी नहीं है, सोच उतनी नहीं बनी है। लेकिन वर्तमान सरकार की एक समय ऐसा था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, तो उस तरह की जो सोच थी बात की राजनीति में देखने को नहीं मिली। देखिए, किसान और गरीब धीरे धीरे दबते जा रहे हैं और बिजनेसमैन और हमारे बड़े बड़े जो उद्योगपति बढ़ते जा रहे हैं। सरकार किसानों के प्रति और मिडिल क्लास के प्रति उतना जितना होना चाहिए और उतना मतलब काम नहीं कर चुकी है। और इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद थी, और खास करके युवा और किसान को। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरी, किसान को आय दुगने नहीं हुए कि नहीं, उनकी रेट जो उपज रेट है वो नहीं मिल पाए। फायदा के रेट में बात करते हैं, उपज रेट है जो हम मक्का और गेहूँ उपज करके घर लाते हैं, उसका रेट नहीं मिल रहा है। कैसे उसमें उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसे उनकी स्थिति में सुधार होगी? देखिए, सबसे पहली बात है उनकी सरकार हर प्रखंड में एक गेहूं और मक्का लेने वाली केंद्र खोले, जैसे हरियाणा में और पंजाब में हम पता चलता है वहाँ खुलता है, यहाँ खोले। और सबसे पहले हम बिहार के बात करेंगे, और हम बिहार और बेगूसराय के आदिवासी हैं व्यक्ति, हम बिहार और बेगूसराय की बात करेंगे। बेगूसराय सबसे पहले बिचौलियों के हाथ में हमारी नहीं जाए, हमारे किसानों की उपजाए हुए अन्य साधन जैसे सिंचाई के साधन विकसित किए जाएं। देखिए, हमारा जो खेत है, हमारा जो है दीरा क्षेत्र में है, वहाँ वो गंगा जल आता है और पूरा डूब जाता है, जो उपज अच्छी हो जाती है, लेकिन ये बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाता है, बाढ़ के बर्बाद हो जाता है। जैसे लोग मक्का करते हैं, मक्का सोयाबीन कुछ करते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। मतलब वैसा कोई मतलब फायदा किसान को नहीं, बाढ़ के उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी सरकार की तरफ से। और सिंचाई की बात होती, सिंचाई बाढ़ के क्षेत्र में क्या व्यवस्था होगी तो आप जानते होंगे। इसके अलावा किसानों को उन्नत बीज मिले, सस्ते दर पर खाद मिले, ये सारी भी जरूरी है। किसान की स्थिति, चूंकि किसान के ऊपर सोचना होगा। आज सच्चाई है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, प्रयास होता है, लेकिन सुधार नहीं दिखता। किसान आज भी उस तरह से बदहाली में जी रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से सम्मान निधि 6000 के लिए चालू किया गया था, तो लोग 6000 लेकर खुश हैं, लेकिन ये वो लोग खुश हैं जो खेती नहीं करते हैं। आप गांव में अनुपात कर लीजिएगा, 6000 उन लोगों को मिलता है 90% जो किसानी नहीं करते हैं। किसान वो लोग करते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन करा लिए अपने अकाउंट पे, हाँ करा लिए, अकाउंट पे पैसा आ रहा है, उनको तो खेती से मतलब नहीं, खेत में क्या पैसा लगता है क्या लगता है। और वो लोग खेती करते जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, उनको तो 6000 मिलेगा ना। और उपज का, अन्न का सही दाम नहीं मिल रहा है, उनकी मतलब बेहतर हालत नहीं हो पा रही और धीरे धीरे वो धरती के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, राजनीति को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, चूंकि आप युवा हैं, अभी पंचायत से आपने शुरू किया अपने राजनीतिक सफर। राजनीति में युवाओं को क्या चुनौती है? बहुत मतलब ऐसा देखा गया कि युवा जो है आंदोलनरत रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वह सिर्फ झंडा उठाने और या आंदोलनरत ही रह जाते हैं। मतलब उनको एक वोट बैंकिंग का सोचा जाता है बस। देखिए, युवाओं को लिए अवसर अपने बनाया जा रहा है, युवा अपना अवसर अपना खुद बना रहे हैं। उनको कोई, जितना भी युवा राजनीतिक लाइन में है, सिर्फ उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, राजनीतिक करियर नहीं है, वो अपना मजबूती और अपना जो मतलब रास्ता है खुद बना रहे हैं। तो युवाओं के लिए चुनौती है। अब उनके पास में देखा गया कि बड़े बड़े उम्र लोग राजनीति में सक्रिय हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, क्योंकि हर चीज़ में एक उम्र सीमा होती है। नए नए लोग तभी आएंगे जब पुराने लोग उनको जगह देंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसा भारतीय राजनीति संपूर्ण, चाहे पार्टी कोई भी हो, ऐसा देखा गया कि आज भी राजनीति में युवाओं को जो है उनका वह जो उनका होना चाहिए उस तरह का स्थान सुरक्षित नहीं है। नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी में फिक्स है कि आप 60 साल ही नौकरी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कोई उम्र नहीं है। आप बिछावन पे और बिस्तर पे भी सोए हुए हैं
तो आप राजनीतिक कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसी में युवा दब रहे हैं। वो पार्टी के लिए या किसी संगठन के लिए सबसे खास इस समय युवाएं हैं। जिस पार्टी में ज्यादा और जिस संगठन में युवा ज्यादा होंगे वही पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी काफी ऊर्जा होती है युवा में, हमारा युवा देश है भारत। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या योजना है राजनीति में? भविष्य में देखिए, मेरा कोई राजनीतिक लोभ नहीं है और मैं कोई ज़्यादा कोई मैं इच्छा पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ समाज में जो भी सामाजिक काम हो और जो दबे कुचले शोषित वर्ग के जो काम हो, जिनका कुछ लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। जो काम 1 रुपया में होगा, जो फ्री में होगा, उनसे 1000 रुपया लेकर काम करवाते हैं। जो काम 2 रुपया में हो जाएगा, जो थोड़ा मेहनत करके कर देंगे, वो लोग ज़्यादा पैसा लेकर दलाली का एक मतलब वर्कर बना लिए, वो हम उगाही का वो खत्म करना चाहते हैं। कोई मेरा राजनीतिक लोभ या कोई भविष्य में हर लोग का इच्छा रहता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ मिले और राजनीति में ऊपर से ऊपर चढ़ते जाए, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब सामाजिक काम में मेरा कुछ भागीदारी हो जो हमें भी अच्छा लगे। अच्छा, आपने सामाजिक कामों की जिक्र किया, सामाजिक कार्यों के प्रति आपका बहुत विशेष रुचि रहा है, तो आपने अभी तक किस प्रकार के सामाजिक काम किया है, जहां से दर्शकों को पता है? देखिए, सिर्फ 2016 में मैं NSY से जुड़ा, अभी मैं फिलहाल युवा कांग्रेस में हूँ, और 2019 में 16 दिसंबर को मैं चुनाव जीता। तो उसके बाद 2 महीना मैं थोड़ा सीखने में क्या करना है, क्या काम है इसमें पैक्स में। तो फरवरी के बाद इसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में अभी तक लॉकडाउन पूरा कोई काम वैसा नहीं हो सका। जब मैं MD कोरोना वैश्विक महामारी है, हाँ, इस महामारी में आपने अपने समाज के लिए क्या किया? देखिए, अभी मैं जन वितरण भी चलाता हूँ। दिल्ली जो था जन वितरण, उसमें चाहता हूँ कि मैं जितना भी बेहतर, कुछ लोग दिल्ली को एक अपना कमाई का जरिया बना चुके थे, वो मैं बेहतर से बेहतर लोगों को अच्छे वजन और अच्छे रेट में दे रहा हूँ। अच्छा, आपने यहाँ जिक्र किया जन वितरण प्रणाली के विषय, क्योंकि आपको ये भी आपके परिवार से ये भी एक काम है। अच्छा, जन वितरण प्रणाली को लेकर सिस्टम पर काफ़ी दोष उठाया जाता है, काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सही वजन में जो है हमारे उपभोक्ता को अनाज नहीं मिल पाता, या उनको उचित रेट पे नहीं मिल पाता, 2-4-5 रुपये अधिक लिए जाते हैं, या बहुत सारे कार्डधारी ऐसे जिनको नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इससे वंचित रह गए हैं। तो इसकी समझ इन सभी बातों पर पॉस मशीन जब से आया दिसंबर से पॉस मशीन, उससे पहले लोग बहुत कार्ड दबे हुए थे। अगर आपके पूरे दिल्ली में अगर 500 कार्ड हैं तो लोग 250 कार्ड 200 कार्ड मिलता था, 300 कार्ड डीलर खा जाते थे। जब से पॉस मशीन आया है तब से ये कुछ रुका है, बहुत रुका है। और हम जब फरवरी से जीत के आए हैं, लमसम हम अभी 400-450 लोग, हम उसमें 300-200 लोग को मिलता था, अब 400-450 लोग हम जन वितरण का दुकान लमसम हम अपने फ्री में जो मिलता था, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अपना मशीन में आधार कार्ड नंबर डालिए, आपका नंबर से मिल जाएगा, पर राशन कार्ड है। तब बहुत लोगों को जिसको नहीं मिलता था, लेने लायक थे, राशन नहीं मिलता था, उनका राशन कार्ड दबा हुआ था, हमने उनको खोज के दिया है। तो अब इतना अब मतलब 100% गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि आज भी लोग जो आम हमारे उपभोक्ता, उनके मन में असंतुष्टि जरूर है। संतुष्टि देखिए, 100% को 100% आप किसी काम में खुश नहीं कर सकते हैं, 100% को 100% किसी काम में खुश नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप सही भी कीजिएगा तो कुछ चीज़ में कौन से निकालेंगे कि ये चीज़ थोड़ा 25 ग्राम कम था, मतलब 50 ग्राम कम था। ऐसा भी है कि कुछ डीलर ऐसे भी हैं जो अपने उस पद का जो सम्मान है उसको गवा रहे हैं। देखिए, डीलर जो पुराने डीलर नए डीलर हैं, आप बहुत इसमें बहुत लगाम लगा है, बहुत लगाम, वजन कम, रेट सब में बहुत लगा है। हम जब से फरवरी से कर रहे हैं बहुत लगाम, बहुत पहले 15 किलो मिलता था तो उसमें 10 किलो अनाज होता था, 5-5 किलो खा जाते थे। अब वो ऐसी बात नहीं है, अब बहुत वजन और रेट में लगाम लगा है। अब लोगों उपभोक्ता को सही वजन और सही दाम मिलना भी चाहिए, चूँकि उनका हक है, जीवन के जरूरी है। अच्छा, आगामी बिहार विधानसभा को लेकर, चूँकि आप मटिहानी विधानसभा के युवा महासचिव भी हैं, तो आगामी बिहार विधानसभा को लेकर आप या आपकी पार्टी किस तरह से सक्रिय है और क्या उसका परिणाम होने वाले हैं? देखिए, मटिहानी विधानसभा और बिहार में दोनों परिवर्तन जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात है कि मटिहानी विधानसभा के वर्तमान विधायक द्वारा विकास का कोई काम नहीं किया गया है। ये हम खुले मैदान से और खुले मन से बोल रहे हैं। हमको देखिए, काम को जो बात है बोलना कोई गलत बात नहीं है। मटिहानी विधानसभा में जो प्रॉपर काम होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, मैदान खेल के लिए, और अच्छे अच्छे भवन, जो पुस्तकालय हो गया, सामुदायिक भवन, ऐसे वैसा पंचायत में नहीं बना गया। जो मतलब अगर विधायक जी अगर चुनाव हारते हैं या जीते उससे बातें हैं, उनको जाने के बाद उनको लगेगा कि विधायक जी द्वारा ये बनाया गया था। विधायक अगर कोई व्यक्ति अगर 50,000 का श्राद्ध अगर 1 लाख का शादी कर सकता है तो 2,000 के लिए क्यों जा सकते?
कुछ ऐसा चीज़ मांगे जो अपने बच्चिया के लिए, अपने समाज के लिए, भाई अपने विधानसभा के लिए, जो सभी दिन के लिए याद किया जाए, सभी दिन के लिए। तो मटिया विधानसभा में परिवर्तन जरूरी है, बिहार में भी परिवर्तन जरूरी है। सबसे ज़्यादा किसान युवा इसमें दबले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी द्वारा भी काम बिहार में नहीं किया गया है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपने सारी बातें यहाँ से की, अपने अपने विचार रखे, आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं केवी स्टूडियो के बारे में। चूंकि रोशन सर ने जो कि यहाँ के युवाओं को, आपसे युवाओं को, जो उभरते हुए युवा हैं, राजनीति में हो या साहित्यिक क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या बहुत सारे सेवा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, अपना विचार लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों तक अपने विचार को साझा करना चाहते हैं, तो उसके जो ये कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय का जो मुहिम छेड़ा गया केवी स्टूडियो के माध्यम से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय, और मैं डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जो अपनी आवाज़ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समाज के बीच, अपने जनता के बीच, अपने चाहने वाले के बीच में रखने के लिए मैं रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जैसे छोटे गांव से आए हुए युवाओं को भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म आने का मौका दिया, और हमारे संगठन से बहुत अच्छे व्यक्ति आ चुके हैं, हमारे निशांत भैया भी आ चुके हैं और अभिषेक जी भी आ चुके हैं। तो मैं रोशन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ इस केवी स्टूडियो से अधिक लोग जुड़ें और अपने समाज के काम किए हुए काम और क्या करना है और समाज मेरा कैसे बदले, उसके लिए भी आप बतावें, और इसके लिए बहुत बहुत आभार भी आपका भी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने सुंदर विचार से हम सबको उद्बोधित किया। बहुत बहुत आभार आपका। गौरव जी आपको भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, पैक्स अध्यक्ष सह युवा कांग्रेस महासचिव, मटियानी विधानसभा। कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला एवं प्रत्येक क्षेत्र से सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता व्यवसाय बढ़ता बेगूसराय। लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें।